ज़रा ध्यान से सुनिएगा सारे लोगों, ठीक है? मैं आपको दोबारा बता नहीं पाऊँगा। एक बार में हम स्टार्ट कर लेंगे डिस्कशन, तो फिर इस फ्लो के बीच में ना तो किसी को एडमिट कर सकते हैं, ना ही आपको दोबारा चीज़ें बता सकते हैं। तो नियम कानून एकदम स्ट्रिक्टली सुनिएगा। सबसे पहला नियम, आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप सिलेक्ट हो भी गए तो ये मत सोचिएगा कि बैच में आप कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि बैच बहुत ही हार्डकोर डिसिप्लिन का बैच है। आप उसमें एक गलती करेंगे, आप बाहर हो जाएंगे, और इस बात का आप अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर हो भी गए तो आप फिर से वापस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है कि कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे चलाते हैं खुद को। और ये सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए नहीं है, कॉलेज के समय पर भी हम बहुत ही अनप्रोडक्टिव होते हैं, और कॉलेज में 99.9% स्टूडेंट अपने समय को बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप समझदार अगर रहेंगे तो आप कुछ भी बड़ा और क्रिएटिव कर सकते हैं। तो अभी जो एक्सपीरियंस है बैच में रहने का, वो बेसिकली यही है कि आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी उसमें आपको समझदार बनना, ज़िम्मेदार बनना, अकाउंटेबल बनना, डिसिप्लिन बनना सीखना है। अपना ध्यान रखना सीखना है, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना भी सीखना है, बिकॉज के उसके बिना आप कोई भी काम फुल प्रोडक्टिविटी से नहीं कर सकते हैं। ओके? अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं होते हैं तभी पे दिल छोटा नहीं करना है, बिकॉज कि आप बहुत मजबूत इंसान हैं, आप वापस ट्राई करेंगे, ठीक है? ये इंट्रो तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट ये कि आपके सिलेक्शन के लिए मार्क्स ऐड कैसे होते हैं। तो मार्क्स ऐसे ऐड होते हैं कि आपकी एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट उसके बाद फिर आप कितने सही करते हैं और कितने गलत करते हैं वो सब ऐड होगा जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मीटिंग में हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर एक बात रिकॉर्ड हो रही है। और मे बी दैट कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर भी आपको दिखे। अभी तक मैंने डाला नहीं है अलग अलग बैचेस का, बट हो सकता है कि दिखे। तो पर्पस बस ये रहता है रिकॉर्डिंग का कि इसमें ऐसा कोई स्टूडेंट ये ना बोल सके कि मैंने तो सही आंसर किया था, मैंने तो सही आंसर किया था। तो इधर से जितने भी जब रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी आपके डिस्कशन ख़त्म होने के बाद, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, तो अपने आप टीम जो डिसाइड कर लेती है कि किसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐड करके, आपके आंसर्स देख करके, आपकी एनर्जी देख करके। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस चीज़ का है, आपके सही आंसर का तो वेटेज है ही है, लेकिन ज़्यादा वेटेज इस बात का है कि आप सॉल्विंग की कोशिश कितनी कर रहे थे, और वो अपने आप दिख जाएगा। आप जब बताने की कोशिश कर रहे होगे, जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होगे, आपके आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या स्टेप्स बता रहे हो कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो जब मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूँगा तो सामने जो क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं 2 बंदों का नाम लूँगा या 3 बंदों का नाम लूँगा, वो एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, लेकिन चैट बॉक्स में बाकी सारे लोग अपने अपने आंसर्स देंगे, ठीक है? कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलेंगे वही 2 बंदे 3 बंदे। और चैट बॉक्स भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो हर चीज़ वहाँ से दिख रही होगी कि कौन कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का टाइम है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ऑर्गेनिक, फिजिकल, जो भी आपको सिलेबस में था। और कोई कुछ भी अगर हम 6 से 7 क्वेश्चन भी डिस्कस कर पाएँ तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन कितनी कोशिश कर रहा था, नहीं कर रहा था, कौन कितना जेन्युइनली पढ़ करके आया है, नहीं पढ़ करके आया है। और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ पाए या फिर मान लो कि आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे बाद में। बट हाँ, अभी कंफर्म नहीं है कि फेज़ 3 कब होगा, बिकॉज अभी बहुत स्टूडेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डलवाया था कि ये यार बहुत टफ होगा 50-55 स्टूडेंट्स को खींचना मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्सनली देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अच्छा, आपका जो सिलेक्शन है ना, वो आपको पता कैसे चलता है? आपको कोई मैसेज नहीं जाता, आप अपने आप ग्रुप चैनल में ऐड हो जाते हैं, आउटलायर्स चैनल में। लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी सेटिंग टेलीग्राम चैनल की सही नहीं है तो माइट भी आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि ये कई बार ऐसे केसेस हो चुके हैं कि स्टूडेंट्स ने प्राइवेसी सेटिंग्स रखी हुई है और फिर आप ऐड नहीं हुए हैं। तो अगले 24 घंटे के लिए प्राइवेसी सेटिंग अपनी ठीक रखिएगा, सो दैट कि आप चैनल में ऐड हो सकें, ठीक है? ये आपको दोबारा कम्युनिकेट नहीं होगा। सुन लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दूसरा, Yes, जब sir. आप ऐड होंगे ना तो अपने आप आपको ना फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 2 तक जितने भी मैसेजेस गए हैं सब दिख जाएंगे चैनल के। तो आप खुद से गो थ्रू होइएगा, और हर वो चीज़ जो इजी है, जैसे कि आपको वहाँ पर तरीके वहाँ पे बताए गए होंगे कि आप कोई भी डीपी नहीं रख सकते हैं ऐसे अपने मन चाहा,
डिसिप्लिन मेंटेन करने के जो तरीके बताए गए होंगे वो साफ साफ आपको समझ में आ जाते हैं, वो खुद से कर लीजिएगा, वो दोबारा नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि आपकी चॉइस थी कि आप आएंगे इतने लेट से इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा स्टेप्स लेने होंगे कि आप बाकियों से पीछे हैं टाइम के मामले में। ये कोई पेड बैच या फिर कोई टीचिंग बैच नहीं है, यहाँ पर आपको ज़िम्मेदार बनना सिखाना है, आपको ये बताना है कि नियम कानून फॉलो करने हैं तो फॉलो करने हैं बस, क्योंकि एंड रिजल्ट हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी, हमें एंड रिजल्ट चाहिए कि हमारा कंसंट्रेशन पहले से हेवीली बढ़ जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हमें इस जर्नी से प्यार हो जाए, हमें लगे ऐसे कि यार कोई बात नहीं, कोशिश तो बहुत अच्छी चल रही है, देखा जाएगा जो भी रिजल्ट होगा। ऐसा इंसान बनना है जो कि दूसरों को भी यही बात सिखा सके, और इस प्रॉमिस के साथ भी कि बाद में आप अपने जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे इसी तरह से, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड और बहुत ज़्यादा उस फीलिंग के साथ है कि दिस इज़ समथिंग टू गिव बैक टू ओन कंट्री, अपनी मदरलैंड को वापस कुछ देने की कोशिश है। तो इसमें तुम चीट करोगे आगे चल करके, तुमने जूनियर्स को नहीं किया तो तुमको भी याद रखा जाएगा कि तुम्हारी हेल्प की गई थी, लेकिन तुम बहुत बड़े बेशरम थे कि तुम चले गए वापस। तो तुम में से बहुत सारे लोग करेंगे ऐसा, जब मतलब निकल जाता है तो सभी निकल जाते हैं, इट्स ओके, बट आपको अच्छी चीज़ों के लिए याद नहीं किया जाएगा, तो आपकी पढ़ाई का, आपके जेई पास करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक अच्छा इंसान बनाना ही पर्पस है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी देखो, आप अपने आप पाओगे कि कुछ ही दिन में आपको जो जेई का प्रेशर है, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, सब ठीक होने लगेंगी अपने आप। अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए फेज़ 1 को, लेकिन लोगों में चेंजेस बहुत आने लगे हैं, वो अपने आप ही आने लगते हैं। जब आप मेंटली खुद ही तैयार हो जाते हो ना, सारी चीज़ अच्छी हो जाती हैं। तो ये था इंट्रो, और अभी स्क्रीन में शेयर करूँगा, क्वेश्चन सामने दिखाई देंगे, मैं नाम लूँगा, आप वहाँ से आंसर करना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी सारे लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर्स देने की कोशिश कर रहे होंगे। जब आप चैट बॉक्स में आंसर देंगे तो उसके भी नियम है, सुनिएगा। चैट बॉक्स में आंसर देने के नियम क्या हैं? आपने ये काम नहीं करना है सर ऑप्शन डी होगा, सर आंसर 5 होगा, सर आंसर 10 होगा, दांत तोड़ दूंगा मैं। आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए दिखना है कि सर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन अल्काइन का है, जो अल्कीन से ज़्यादा एसिडिक होता है, उसकी पीके वैल्यू इतनी इतनी होती है, समथिंग ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए। मार्क्स इस बात के हैं, मार्क्स इस बात के नहीं तुम्हारी टुची हरकतों के कि 5 होगा कि 10 होगा, ये सब नहीं है। तुम कर लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो, और तुमको निगेटिव मार्क्स मिलेंगे उसके। अगर वो चीज़ रिपीट हो रही होगी ना, तो तुम्हारे मैक्सिमम चांसेस है कि तुम छट गए। तो पेशेंस रखो, टाइमर चलेगा। अगर टाइमर मैंने बोला 1 मिनट का समय है, तो 1 मिनट के बाद तुम आंसर करो, उससे पहले आंसर करके तुमको कोई पॉजिटिव या प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? आप आराम से अच्छे से आंसर टाइप कीजिए ना, Yes, sir. क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए मीटिंग में 30 लोग हैं, इम्पॉसिबल होता है ना, इम्पॉसिबल है कि सबसे पूछा जाए, तो सबको बराबर का मौका मिल रहा है, लेकिन आप गलत स्टेप्स मत लीजिए। चैट बॉक्स में ना प्यार प्यार से लिखिए, आपके पास पूरा 1 मिनट है। इसका एक अल्टरनेट भी है, आप इसी समय पर जब डिस्कशन चल रहा है पेन पेपर पर लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन, और उसकी फ़ोटो टेलीग्राम पे डाल दीजिए। लेकिन वो चेक उस समय नहीं होगा, चेक होगा जबकि आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, तब हम जब राउंड लगा रहे होते हैं, मार्क्स ऐड कर रहे होते हैं, तब वो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या आपने सॉल्यूशन वहाँ पर भेजा था। अगर आपका मन है कि मैं अच्छा सॉल्यूशन जानता हूँ और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वो चीज़ जब मार्क्स ऐड हो रहे होते हैं ना आपके बाद में, अपने आप देख लेते हैं उसको। एक अल्टरनेट है आपके पास, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार मैं यहाँ पर कर ही सकता हूँ चैट में, कर लीजिए। आपको ऑप्शन दे रहे हैं आपका बेस्ट दिखाने का, समझ गए ना? जी दोस्त। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस दोस्त। स्टार्ट करने के बाद मैं डाउट नहीं ले सकता इस पर। सर उससे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? ये क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोलो। ओके सर, नहीं वो आपने बोला नहीं, वो इनऑर्गेनिक का मेंशन नहीं था तो इसलिए। इनऑर्गेनिक मेंशन नहीं था मतलब? तो सिलेबस सर में आप दिया है जब ना। बोल रहे, नहीं नहीं, आप जब बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपने ऑर्गेनिक और फिजिकल बोला था, तो मुझे लगा कि इनऑर्गेनिक शायद होगा नहीं। करोगे बदमाशी, कुछ भी हो सकता है।
बोलने के समय पर सारी बातें बोलना ज़रूरी नहीं है ना कि यही होगा वही होगा। वैसे तो मैंने चैप्टर के भी नाम नहीं लिए, ठीक है। तो अननेसेसरी ऐसी चीज़ें मत पालो। अब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन जो भी आ रहा कोशिश करो, मार्क्स कोशिश करने के हैं, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? डन, चले। यस सर। देखो Yes, sir. इस इंटरव्यू को ऐसे आप मत लेना कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप ऐसे लो कि आप 1 घंटे जो साथ में मेरे बैठने वाले हो ना, उससे आप सीख के जाओगे। ओके, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख करके जाओगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आप सीख करके जाने वाले हो, जो आपको नहीं पता होंगे या आप मिस कर रहे होगे, आपने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, मैं बता दूं आपकी जेन्युइनिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नाम चेंज करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों के केस ऐसे हो चुके हैं कि वो लिख करके आते हैं एकदम स्टार बॉय और कुछ और, ठीक है। और उनको खुद ही नाम चेंज करना नहीं आता है, नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, और उनको फिर ऐड नहीं किया गया ग्रुप में, हालांकि मार्क्स ठीक थे उनके। ये हो चुका है और दोबारा ऐड ही नहीं हुए वो। तो तुम ये गलती मत करना। अगर तुम्हारे नाम वो नहीं है, पेरेंट्स के नाम है, कुछ और नाम है, तो वो देख लेना, ठीक कर लेना। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि मैं सिर्फ इंटरव्यू ले रहा हूँ। उसके बाद मार्क्स ऐड करना, तुमको ग्रुप में ऐड करना, ये कुछ भी मैं नहीं करने वाला, मेरे से हो ही नहीं सकता। तो मैंने सबको दिया हुआ है काम, ये लोग कर लेंगे, समझ रहे। भास्कर है, मिथुन है, ये सब मिल करके कर लेते हैं, तो मेरे से नहीं होता वो। तो तुम चाहोगे कि तुम मुझको मैसेज करके ये चीज़ें ठीक करवा लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला वो सब, ठीक है। तुम्हारी प्राइवेसी सेटिंग ओके नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तुम ऐड नहीं हुए ना अगर आज, तो फिर तुम आगे ऐड ही नहीं होगे। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें हमारी, क्योंकि भाई बहुत काम है। ऐसी समाज सेवा नहीं कर सकते कि हम अपनी ज़िंदगी झंड कर लें। तो तुम चाहे 200 करोड़ मैसेज कर दो, कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। तो मैं इतना मीटिंग स्टार्ट होने से पहले इतना समझा क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये पेन तुम लोग दे चुके हो, फिर से दोगे। तुम बहुत बचकानी हरकतें करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कन्फ्यूज़न अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसा ही होगा जब तुम बैच में ऐड होगे ना, तुम्हें से ज़्यादातर लोग मनमानी कर रहे होंगे। जब वो बाहर हो जाते हैं तब ठीक होते हैं, समझे। तो अगर मान लो तुम में से ना 30 में से अगर 5 लोग सेलेक्ट भी होते हैं, तो उसमें से मैक्स 1-2 लोग ऐसे निकल जाते हैं अपनी गलती से। ये सब चीज़ें समझ लेना, ये बार बार रिपीट नहीं की जाएंगी। तो अच्छे से प्यार प्यार से समझ समझ करके ना, वहाँ पर हर चीज़ तुमको लिखी हुई मिलेगी कि देखो तुमको 7:30 बजे तुमको एक आइडिया दिया जाता है कि देखो ये काम तुमको करना होता है, तुमको ऐसे रिपोर्टिंग करनी है शुरू के कुछ दिनों में, ठीक है। तो केयर करना है। और एक और चीज़, जब आपका ख़त्म हो जाएगा इंटरव्यू, तो अपना वॉइस मैसेज में नोट कर लीजिए, इसको 3 पॉइंट है यहाँ पर। जब इंटरव्यू ख़त्म होता है तो आपके पास 3 काम होते हैं। वॉइस मैसेज में अपना इंट्रो बताना। इंट्रो कैसे बताते हैं? अपना नाम बताते हैं, अपना अपना सिटी बताते हैं, अपनी कोचिंग बताते हैं, कोचिंग स्कूल दोनों, ठीक है। स्कूल नहीं बताएंगे तो कोचिंग तो बताना। ये 3 चीज़ें, नाम, सिटी, कोचिंग, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि पता चले कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। दूसरा, आपके जेई मेन के मार्क्स का स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है? पर्सनल पर। आप वैसे भी कोई ग्रुप नहीं है हमारा, हमारा चैनल है जिसमें आप मैसेज नहीं कर सकते। जो भी कनेक्शन है मेरा आउटलायर्स के साथ, वो कैसे चलता है, मैं चैनल में पोस्ट करता हूँ और आप पर्सनली मैसेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली ही चाहिए आपका कनेक्शन मुझसे। ये पॉइंट, ठीक है। तो वॉइस मैसेज में आपको इंट्रो भेजना है, अपने स्क्रीनशॉट भेजने हैं, और अगर बीच सॉल्विंग में अगर आपको ये बोला मैंने कि ये वाला क्वेश्चन जब सेशन ख़त्म होता है, तो सेशन ख़त्म होने के 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके भेजना है, तो वो भेजना होता है। ये क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट जेई मेन का स्क्रीनशॉट देखो। Yes, sir. आउटलायर्स बैच में 99.9 से ऊपर वाले भी स्टूडेंट हैं, और वो स्टूडेंट भी हैं जो कि 70-80 परसेंटाइल वाले भी हैं। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा परसेंटाइल क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंसान से मतलब है। उसके एक दिन उसने क्या गलती की उससे मतलब नहीं है, वो अपनी जर्नी में क्या करता है उससे मतलब है, वहाँ पर कितना वो फाइट मारता है उससे मतलब है, एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो सिंगल डिजिट रैंक लाने वाले थे IIT-JEE में, वो टॉप 100 से बाहर भी हुए हैं, बहुत दर्द झेला है। टॉप 100 में श्योर आने वाले थे, वो 500 में पहुंच गए। 500 के अंदर आने वाले थे, वो 5000 पे पहुंच गए। हर चीज़ इतने सालों में मैंने देख ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एग्ज़ाम के दिन तुमसे कितनी गलतियां होती हैं।
ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसी लेसन को समझो कि तुम्हारा फाइट करना हर दिन ज़रूरी है। तुम्हारा जेई एडवांस हर दिन है, तुम्हारा जेई मेन हर दिन है, तुम्हें हर दिन डिसिप्लिन रहना है। तुम ये नहीं कर सकते कि आज तुम रेस्ट कर लोगे, क्योंकि यही चीज़ तुमको सेपरेट करेगी दूसरों से। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Sir, I can't see the screen. हाँ जी, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश कीजिए। सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ भैया। ठीक है, तो देखिए टाइमर में स्टार्ट करूँगा और आपको 1 मिनट इसकी सॉल्विंग करनी है। उसके बाद आंसर देने का काम निश्चय, आयुष, भावना, आप तीनों करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि ए और बी में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। हम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी लोग 1 मिनट के बाद चैट बॉक्स में आकर के आंसर करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ए और बी में एसिडिटी का डिफरेंस है कैसे। चलो शुरू हो जाओ। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? भावना, निश्चय, आयुष, आयुष पंडित। सर इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो सर इसमें मेरे को एक ये चीज तो दिख रही है इनमें, अगर हम कंपेयर करें तो कि अगर वैसे हम जो जो O के साथ जो दो बॉन्ड है उनमें से एक अगर O माइनस बन के और एक प्लस बने तो उसमें एक रेजोनेंस का केस वो बन रहा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल होगा उस सेंस में अगर हम अटैक करवाएं। कुछ और? हाँ सर, मैं जो उसने बोला मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि अगर हम वो फाइनल्स बनाएंगे तो रेजोनेंस में जाएगा जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है उसके साथ। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन है। मेरे अकॉर्डिंग भी ए ऑप्शन है, सेम रेजोनेंस रीजन। देखो आपके लॉजिक्स बहुत ही वीक हैं, तो आपको लॉजिक से कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। और लॉजिक अगर ठीक नहीं है तो फिर आंसर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप थोड़े से अगर बेटर बनाना चाहो तो चाहो 10-15 सेकंड और आप ट्राई कर सकते हो। तो यही रीजन लग रहा है, रेजोनेंस ज्यादा है और ए में डबल बॉन्ड भी है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। डन है? सबने अपने अपने रिप्लाई कर दिए? देखो मैं सबके चैट्स देख ले रहा हूँ। कोई है जिसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ? बोलो, सिद्धा बोलो। सर जो ए है उसमें रेजोनेंस होगा तो ओ पे माइनस आ जाएगा, तो उसके वजह से इट विल बी अ गुड प्लस है, मतलब वो डोनेट अच्छा करेगा। तो जो हमारा एसिडिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम होता है, तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। तो उसके हिसाब से देखें तो ए जो है वो वीक होगा, मतलब वीक एसिडिक होगा, तो इसलिए बी का एसिडिटी ज्यादा होगा। ठीक है,
ज़रा इस क्रॉस क्वेश्चन को देखना, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, करेक्ट। यस सर। जब ये नेगेटिव चार्ज मैं रेजोनेंस में डालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यस सर। एक डबल बॉन्ड पहले से है, क्या इसके अंदर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आ जाएगा? बोलो। सर एक मिनट सोच के बताती हूँ। नहीं, वो तो दिख रहा है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। पर वो इलेक्ट्रॉन का हाँ सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वही अगर आप बी में कराने जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यस सर। दैट मीन्स कि एसिडिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि अनायन वो ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। हाँ बोलिए, बोलो। नहीं बोल रहे हो कुछ? चलो ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ सर। गलतियां समझ ली आपने? ठीक है, आई होप दैट के ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मॉलिक्यूल को देखिए। क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तभी टाइमर ऑन होगा। यहाँ पर करना क्या है, आपने ये चेक करना है कि अलग अलग तरीके के ना यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखिएगा मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 दिख रहा है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हाँ सॉरी, मैं एक सेकंड रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, बंद हो गया ना वो? यस सर बंद हो गया। कोई नहीं, वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर वापस नंबरिंग कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आपने क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है आपको। विथ पोटेशियम, ठीक है। 1 2 3 4 5 का सारे एसिडिक हाइड्रोजन है, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है विथ पोटेशियम। पोटेशियम के साथ किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, अरेंज करना है। समथिंग इस तरह का आपको आंसर देना है। अगर लगता है 2 सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो 2, देन 3, देन 1, देन 4, देन 5, इस तरह से लिखना है, ठीक है। क्लियर? तो मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास 45 सेकंड्स होंगे। उसके बाद फिर आप चैट बॉक्स में आ जाएंगे, मैं जिनका नाम लूँगा वो आकर के सामने एक्सप्लेन करेंगे। मैंने लंबा समय दिया है, आपने लिखा है चैट में कुछ? तनिष, आप इसको एक्सप्लेन करोगे? सर बस 1 मिनट। जयश्री, अर्जुन, सर वॉइस आ रही है? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ अर्जुन वॉइस आ रही है। तनिष बोलो। सर मेरा ऑप्शन ये है, हाँ मेरा आंसर ये है, 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और उसके बाद 3 ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें 2 साइड से कॉन्जुगेशन है। ऊपर वाली बेंजीन रिंग में भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है और नीचे वाली बेंजीन रिंग में भी। और फिर उसके बाद 2 5 1 ऑर्डर है। 1 सबसे लीस्ट है क्योंकि वो उसका हाईएस्ट पीके है क्योंकि अल्काइन है वहाँ पे। और उसके बाद 2 5 ऑर्डर इसलिए क्योंकि 5 में लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि वो मिथाइल से प्लस आई लग रहा है। ये मेरा था। सो मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? हाँ रमा बोलो। सो 3 तो सबसे कम होगा क्योंकि वो sp3 कार्बन के साथ म्हणजे कार्बन का एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कौन है? सो थोड़ा कंफ्यूजन है 4 और 2 में।
4 एंड 2 सर में मेरा 4 एंड 2 में सर कंफ्यूजन वो है ज्यादा है। क्यों 4 एंड 5 में कंफ्यूजन क्यों नहीं है? 5 में तो CH3 भी लगा हुआ है, तो वो हाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो मतलब 5 तो नहीं होगा, 4 एंड 2 में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है। सर मैं ट्राई करूँ सर आंसर। सर मेरे अकॉर्डिंग सर सबसे ज्यादा एसिडिक में तो मेरे को सर कंफ्यूजन है क्योंकि SH आई एम नॉट श्योर कि उसमें क्या मैकेनिज्म है, लेकिन सर उसके बाद 3 होना चाहिए क्योंकि वो दोनों साइड बेंजीन लगा हुआ है और हम लोगों को सर आपने बताया था कि जब फिनॉल के साथ लगा होता है तो हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ जाती है यहाँ पर उसका पीके। तो सर मैंने वो लॉजिक यहाँ लगाया है 3 का, फिर उसके बाद सर मेरे ख्याल 2 का होना चाहिए क्योंकि सर उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एसिडिक हाइड्रोजन सर जो होता है वो सबसे बढ़िया 1 डिग्री का होता है, उसकी मतलब रिएक्टर की सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो सर इसीलिए ये होना चाहिए, फिर उसके बाद सर 5 होना चाहिए क्योंकि वो 2 डिग्री वाला हो जा रहा है। और सर C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला उसका सबसे लास्ट में होना चाहिए क्योंकि सर आपने बताया था उसकी पीके वैल्यू बहुत बेकार होता है, मतलब उसकी बहुत ही ज्यादा होती है पीके वैल्यू, तो वो सबसे लास्ट में सर होना चाहिए। SH वाले का सर मैकेनिज्म आई एम नॉट श्योर ऑफ। बट जो तीसरा वाला है, मतलब हमने जो देखा था तो उसकी पीके वैल्यू करीब 33 या 34 के आसपास थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो sp3 कार्बन है, वो तो नहीं होगा ना, मुझे पहले मेरे हिसाब से वो लास्ट होना चाहिए। ठीक है चलो, अच्छी कोशिश है चैट बॉक्स सर में भी और फोर्थ आपकी तरफ से भी। वाले एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले की ज़्यादा होगी। चलो आ जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सारे लोग अपनी अपनी गलती मुझको बताना एग्जैक्टली कि तुम कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे थे फिर, ठीक है? देखो ऐसे सोचने का तरीका क्या होता है, हम कभी भी एसिडिटी जब भी डिस्कस करते हैं ना तो हमें हमेशा ऐसे चेक करना होता है कि हाइड्रोजन ये कौन से एटम से हटाया गया है। अगर वो ऑक्सीजन से हटाया गया है तो पहले ही वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसे आपने कार्बन से जोड़ करके रखा था। और कार्बन में भी जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन जो यहाँ होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। देन बारी आती है sp2 कार्बन की, और देन बारी आती है sp3 कार्बन की। sp3 कार्बन का हाइड्रोजन दैट मीन्स आप अल्केन के हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और इनकी पीके वैल्यू ग्रेटर देन 40 होती है। sp2 वाले की जनरली 30 से ऊपर होती है और sp वाले की जनरली 20 से ऊपर होती है। सुना? जितने भी एलिफैटिक एल्कोहल्स हैं यानी कि कार्बन चेन के साथ जुड़े हुए एल्कोहल्स, इनकी पीके वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 15 होती है। लेकिन जितने भी एरोमेटिक एल्कोहल्स होते हैं फिनॉल टाइप के, इनकी पीके वैल्यू लेस देन 10 होती है। ठीक है, सुना? ये सब शॉर्टकट्स हैं कैच करने के, ट्रिकी अप्रोच हैं ये सब। अब हम चलेंगे चेक करेंगे क्या ये एरोमेटिक एल्कोहल है। नो, राइट, नॉट फिनॉल, करेक्ट ना? बोलो यस सर। फिनॉल। यस सर। एग्जैक्टली वही गेम यहाँ पर भी है। मिथाइल डाल करके इसको फिनॉल से तो हटा दिया, कार्बन डाल दिया, तो ये भी नॉट फिनॉल। दैट मीन्स कि ये सिंपल एलिफैटिक अल्कोहल के जैसा बिहेव कर रहे होंगे। अब जो फिनॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, लेकिन फिनॉल में OH की जगह पे अगर SH दे दिया जाए तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पर जो अनायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल अनायन, ज़्यादा बड़े साइज़ वाला स्पेशीज बनाता है, राइट? ये सब हमने HCl HBr HI वगैरह के केसेस से सीखा हुआ है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम गए तो SH विल बी मोर एसिडिक देन OH। तो सोचना ही नहीं है, विनर इज SH, करेक्ट? तो दैट मीन्स मोस्ट एसिडिक इज 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो SH था, अब OH वाले ही एसिडिक होंगे, राइट? तो 2 और 5 का ही नंबर है। अब 2 और 5 में साफ दिख रहा है कि 5 कमज़ोर होगा क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई, इतना आसान था ये। अब बचे 1 and 3। 1 and 3 में दिस वन इज sp3 कार्बन बट दिस इज नॉट sp3। दिखा कितनी क्लैरिटी है, बताओ? बहुत क्लैरिटी है, कुछ सोचना ही नहीं होता। यस सर। बताओ तो कितना आसान है, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो इसको? बहुत इजी है, यही सब तो बेसिक्स है एसिडिटी के। और फिर तुम इस क्वेश्चन को अपने पास रखना, तुमने डिस्कशन देखे हैं, लिखा हुआ अच्छे से है।
स्निप ले लो, कुछ कर लो और इससे रिकॉल करके रखना, एसिडिटी का पंगा नहीं रहेगा कभी भी। चलो, मुझे लगता है कि इससे तुमने सीखा होगा अच्छा कुछ, अच्छा खासा, और रिवाइज हो गया Yes, होगा sir. अच्छा। यस सर। यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छा, क्लैरिटी आई होगी, सोचने का तरीका Yes, समझ में sir. आया होगा। Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं मूव कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन पर, चले बढ़ सकते हैं। यस सर। चीज़ें इजी हैं एक्चुअली मेरे नज़र में। तुम Yes, sir. रिवीजन को अभी इंपॉर्टेंस इतना नहीं देते, और जब भी तुम रिवाइज करने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बैठो तो नीट एंड क्लीन विदाउट आंसर बैठो। इसी स्पेशेस को तुम अलग से पेज पर बना लो और फिर सोचो कि क्या 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 क्लास में हमने सीखा था, फिर से कनेक्ट करो, और इसी जो यहाँ पर जो सॉल्विंग है, जो सॉल्यूशन है, उसको फिर से बाद में जब तुम खुद से सॉल्व कर लेते हो और सारे लॉजिक को रिलेट कर लेते हो तब जा करके देखो। और देखो, मैंने तो पीके वैल्यूज़ वगैरह भी लिखी हैं जिससे कि ये चीज़ें बहुत फास्ट कनेक्ट हो सकती हैं। और sp3 कार्बन का अगर हाइड्रोजन है तो जैसे हम क्या सोच रहे थे ना, देखो कई सारे लोग जो है ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे ना तो ये दोनों साइड रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा, बहुत सही है, लेकिन तुम पहला पॉइंट छोड़ करके दूसरे पॉइंट पर जंप कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है वो कि रेजोनेंस में जाने के लिए वहाँ पे 2 बेंजीन है। पहला पॉइंट ये है कि वो sp3 कार्बन का हाइड्रोजन है जिसको तोड़ना आसान नहीं है। तो पहले एनर्जी बैरियर को तुम इग्नोर मार करके आगे जो काम है उस पर तुम फोकस करने लगे, जो गलत है ना। ये तो वही बात होगी कि मैंने जेई मेन नहीं देना है, जेई एडवांस देना है। अब बैरियर तो है कि जेई मेन देना होगा, उसके बाद ही दे सकते हो तुम, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? बैरियर से ना हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैयार सर लोग, करें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप क्वेश्चन देखना सामने, यहाँ पर ना एक इक्विलिब्रियम दिया गया है जिसमें कि x + 2y + 3z ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम दिया गया, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर इस स्पेसिस को मैंने सॉलिड बना दिया है और ये सारे के सारे स्पेसिस जो है ना वो गैसियस हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिएगा जो P टोटल की जो वैल्यू है ना वो 36 ATM है, ठीक है। आपने KP कैलकुलेट करना है, कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिल रहा है। सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ सॉलिड दिखाई दे रहा है, और हमने स्टार्ट किया था सिर्फ रिएक्टेंट से, कोई डाउट मत रखना।
किसी ने कर ली सॉल्विंग, बताना चाहेंगे? यस सर, कर लिया। यस यस सर। कर लिया सर। ठीक है, आइए चैट बॉक्स में आंसर कीजिए पहले सारे लोग, फिर मैं वहाँ से पिक करूँगा, आपसे पूछूंगा। आप कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले आप वही काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे। लिखिए। चैट बॉक्स रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या? हाँ लिखिए ना, आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। लिख रहे हो? दिख नहीं रहा मुझको, दैट इज मैं पूछ रहा हूँ, कभी कभी हैंग कर रहा होता है। यस सर, लिख रहे हैं। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, मैंने फोटो भेज दिया था पहले ही, तो ठीक है ना? हाँ वो चेक कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सभी बताएंगे फटाफट, बढ़े हम आगे। सबके यस आंसर्स सर, हो मैं गए? यस सर। आंसर्स हो गए हैं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं दे सकते एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा। अच्छे आंसर्स हैं आपके, तो क्वेश्चन इजी है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना था। मैं बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से, देख लीजिए। पी टोटल अगर 36 है तो आपको समझना था कि ये पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड होगा। और अगर आप स्टॉक्योमेट्री फॉलो करेंगे तो साफ दिख रहा है कि अगर इसका प्रेशर पी तो ये 2p होगा और ये 3p होगा, ठीक है। जिससे कि आप लिख सकते हैं पी एक्स को p, पी वाई को 2p और इसे लिख सकते हैं 3p। तो बस आप सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। ओके, अब हो रही है, देखो अब ठीक है। यस सर। यस यस सर। देख लो आप, एग्जैक्टली आपने यही काम किया है जितने लोगों ने सॉल्विंग किया है। सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ सर। बोलो। सर इसमें आपने जैसे बोला था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम रखने के लिए, तो अगर हम पी प्रेशर 2a से निकालें तो x में तो फिर p/2 और 2y में 2p/2 और 3p/2। एग्जैक्टली अभी जस्ट ये आपसे ना निकलवाने के बाद उसी ट्रैप पर मुझको बातें करनी थी। तो ये सर आपने एक हद वाला तक वो आपने सेशन में बताया था इसके बारे में। एक्चुअली तुमने थोड़ा सा मेरा जो मज़ा लेने वाला जो पार्ट था उसको तुमने जो है खा लिया, बट इट्स ओके। वही पॉइंट है Sorry, कि sir. एक्चुअली आप जब यहाँ पर ना पी की वैल्यू बताते ना 6, तो मैं इसी पॉइंट पर आता कि भाई आप इतनी आसानी से p 2p और 3p कर ले रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है क्या? आपने कोशिश अच्छी की है, सॉल्विंग का मेथड आपका सही है, लेकिन आप मिस कर गए कि आपको उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में तो सोचना था ना। अब आप कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचिए और बताइए मुझको। देखिए ये स्टेप तो सही है और ये हमेशा सही रहेगा, लेकिन क्या ये स्टेप सही है? क्या ये स्टेप सही है? सोच के देखिए। इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, ठीक है। इसके 2 मोल से ये 2 मोल बनता है, इसके 2 मोल से ये 3 मोल बनता है। आप बताइए मुझको। तो नहीं होना चाहिए, H2 का तो कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए ना आपको, नहीं लिया आपने। यस सर, अगर पी लिखेंगे तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट डबल हो जाएगा, तो गलत हो देखो जाएगा। यहाँ पर ना कुछ बोलो मत, आप चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि अभी भी बहुत मज़ेदार बात है इसमें, अभी भी बहुत मज़ा है क्वेश्चन में बचा हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ अभी मज़ा, अभी तो शुरू हुआ है। तो चैट बॉक्स में बताइए अपनी अपनी राय, ठीक है। अब बताइए सही से, अब एक्चुअली प्रेशर क्या आना चाहिए? देखिए तो p/2 आना चाहिए, देन p आना चाहिए, देन 3p/2 आना चाहिए, राइट। और इस तरह से अगर आप जोड़ें तो बेसिकली
6p/2 दैट इज 3p के बराबर आना चाहिए। चैट बॉक्स में बताइए सारे लोग। आइए 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 चैट बॉक्स में बताइए। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा था। देखिए मैं एग्री नहीं करता, अब जाके आप एक्चुअली फंसे हैं। मैं एग्री नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही काम कर रहे हैं, एकदम सही काम कर रहे हैं। स्टॉक्योमेट्रिक वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गौरी ने लिखा वो तो सॉलिड था। कोई है जिसको समझ में आया हो क्या गेम है? देखिए गेम है क्या, ज़रा आप सुनिएगा ध्यान से, सारे लोग सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? सुन रहे हैं ना? देखिए मैंने इस स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ करना शुरू किया। सुन रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, लाइक ठोक कर। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ना यूज़ करना शुरू किया, ठीक है? अगर मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया तो मैंने क्या बोला कि ये जब भी टूटेगा ना, जितने मोल x के बनेंगे उसका डबल मोल y का बनेगा, उसका ट्रिपल मोल z का बनेगा। डबल मोल y का, डबल मोल z का, ये तो सही है। तो जब तुम इतना बोल पा रहे हो कि ये 1:2:3 के रेशियो में बनेंगे, तो वो रेशियो तो मेंटेन है ही है। मुझे अभी इसके स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या ही यूज़, उसके स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ यही होता है कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी वो दिखाने के लिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू तुमको दी कहाँ गई है? तुम्हें तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं गई है, तुम खुद से पता लगा रहे हो कि किसी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या हो सकता है। जब तुम्हारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे कि 2NH3 वाला है, जब वो टूटेगा और N2+3H2 बनाएगा, तब तुम चीज़ें ऐसे लिखते हो, A × 1 - अल्फ़ा, फिर ये A∝/2 लिखते हो, फिर इसे 3α/2 लिखते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पता है 2 मोल से 1 मोल N2 बनेगा, 2 मोल से 3 मोल H2 बनेगा, लेकिन जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में ये जो हमने लिखा, ये जो पूरी वैल्यूज़ लिखी इक्विलिब्रियम के समय की, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं केपी लिखने जाऊंगा तो उस केपी में ए नहीं पाया जाएगा। ऐसे लिखने का फ़ायदा होता है अल्फ़ा के टर्म्स में, ऐसे लिखने का। और अगर तुमने ये बोला राहुल, हेलो, राहुल दिख रहा है किसी को? राहुल, राहुल को डांट पड़ने वाली है अभी। राहुल तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ राहुल, तू इतने आराम से क्यों पहुंचा है मीटिंग में? हाँ राहुल, तुझसे ही बात हो रही, तेरा कैमरा ऑन है। हाँ हाँ, इतने आराम से क्यों आया है तू मीटिंग में? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है, तू डिस्टर्ब करने आ गया बीच में। मुझे पता है वैसे तो क्या बोलने वाला है कि सॉरी सर मैंने लिंक अभी देखा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने ना लिंक 15-20 मिनट पहले भेजा और ये बोल दिया कि 9:35 से एंट्री होगी। कुछ लोग उसी समय पर लिंक भेजते ही आ गए, कुछ लोग उसी समय पर लिंक भेजते हुए चले आ गए, जबकि मैंने लिखा हुआ था कि 9:35 पर आना है। तुम एक बार गाइडेंस बैच में एंट्री करोगे ना और ये सब हरकतें करोगे, तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे दोबारा। अगर तुम्हारे करंट का इशू है ना तो तुम नेक्स्ट टाइम फिर किसी और समय पर ट्राई कर लेना।
ऐसे अगर मैं छोड़ दूंगा तब तो कोई कभी भी आते रहेगा। इतना बड़ा विंडो देते हैं, स्टार्टिंग में इंट्रो देते हैं सो दैट कि जिसको आना है आ रहे होंगे, सभी मन मौजी तरीके से सभी आते हैं। वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि करंट का इशू था तो अब ऐसा थोड़ी ना आप करोगे कि अचानक से बीच में आ जाओगे। ये आपके घर परिवार की शादी और बारात नहीं है ना कि 1 घंटे लेट से भी चले गए तो खाने को मिल गया। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप झेल नहीं पाओगे मुझको। जिस दिन आपको पहली बार डांट पड़ेगी ना, आप देखोगे, आप एक्चुअली आपको पता चलेगा कि डिसिप्लिन होना होता क्या है। आपको फिर रिग्रेट होगा कि फालतू में मैंने जो है यार इतना सर दर्द कौन लेता है, इतना डिसिप्लिन थोड़े ना होना ज़िंदगी में मुझको। आप यही बोलने वाले हो। आप ये सोच करके आ रहे हो क्या कि आपको पढ़ने मिलेगा? पढ़ने वढ़ने नहीं मिलेगा। वो तो कभी कभार मूड हुआ तो पढ़ लिया, टाइम नहीं है इतना। मुझे डिसिप्लिन बनाना है और आपको बनना पड़ेगा। मजबूरियाँ मत काउंट करवाइए। ओके चलिए, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा था और बता रहा था। देखिए आप वहाँ पर मिस कर गए कि ये जो ए स्पेशीज था वो सॉलिड स्पेशीज है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली वो जो भी मोल्स प्रोड्यूस करेगा एक्स वाई और जेड के, वो 1:2:3 ही होंगे। आप उससे चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज दैट किसी बच्चे ने ये बोला होता कि सर मैं पी नहीं लिखूंगा, मैं p/2 लिखूंगा। सही है, मोस्ट वेलकम। 2p/2 कर लो, इसको क्या कर लो, 3p/2 कर लो। करेक्ट है ना? बोलो। अब मैं इसी को p' बोल रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँ बताओ आप? इसको 2p' ना बोलूँ? बोलो। इसको 3p' ना बोलूँ? बताओ। तो जब मैं p' के टर्म्स में ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं फिर से p के ही टर्म में क्यों ना लिख दूँ? मैं p' लिखूँ, p लिखूँ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? आप ही बता दो। आई बात समझ? तो इसीलिए p 2p 3p लिखने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इस जैसी कोई स्टॉक्योमेट्रिक बातें हैं ही नहीं। देख रहे हैं? यहाँ जो भी अमाउंट आप लिख रहे हो ना, वो यहाँ से ही कनेक्टेड है। क्या यहाँ पर गैस फेस के होने की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं? ज़रा बताइए तो आप। हाँ, हो रही हैं। इसलिए हो रही है ना क्योंकि अगर मैं इस जगह पर इस NH3 के डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम पर अगर मैं आपसे डिमांड करूं कि P टोटल क्या है, तो PN2 है, PH2 है, प्लस PNH3 है। दिखा? तो ये तो प्रोडक्ट है ना भाई, ये तो प्रोडक्ट है ना भाई। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। क्या यहाँ पर रिएक्टेंट आया था क्या? या नहीं आया ना? रिएक्टेंट आएगा ही नहीं, सॉलिड है वो। इसीलिए आपका काम आसान है, आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रेशियो के बारे में सोचना है, आपका काम हो गया। एंड दैट इज़ वाई कि वो रेशियो पर वो काम होगा। और इसीलिए केपी जब आप लिखने जाएंगे तो देखिए ना, यहाँ पर भी आप अगर केपी लिखते तो यहाँ पर का केपी कैसे लिखा था? आपको PN2 लिखना होता, फिर PH2 का होल क्यूब लिखना होता, फिर डिवाइडेड बाय आपको क्या करना होता? PNH3 लिखना होता। आई बात समझ? हो गया? हाँ सर। तो यहाँ पर फिर से रिएक्टेंट फंसा ना? क्या वहाँ रिएक्टेंट फंसता? नहीं फंसेगा, उसका केपी भी अलग तरीके से लिखाएगा। यहाँ जो केपी लिखाएगा वो सिंपली क्या है? px है, देन py का होल स्क्वायर है, देन pz का होल क्यूब है। और आपको पता है ये p है, ये 2p का होल स्क्वायर है, और ये 3p का होल क्यूब है। जिसे आंसर कितना आ रहा है? 108 p⁶। p खुद क्या है? 6 है, तो 108 6⁶ इज द आंसर। है ना? समझ गए? चलिए ठीक है। आप लोग अन्य से छोटी चीज़ों में डाउटफुल हो जाते हैं। देखिए है नहीं वो कुछ भी। आपकी मैथ्स इतनी अच्छी, मैथ्स वाले बंदे हैं। कोई नीट का भी है क्या? अगर नीट के हैं तो फिर अच्छी बात है, बट अगर मैथ्स वाले हैं तब तो सभी ने दुखी कर दिया। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चले? यस सर। ठीक है। यस सर। यस। इस रिएक्शन को देखिए, NH2COONH4 सॉलिड, ये टूट करके 2NH3 गैस और CO2 गैस बना रहा है। और ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है एक क्लोज्ड कंटेनर में। इस्टेब्लिश्ड है ना?
इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड कंटेनर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से N2 गैस ऐड कर रहा हूँ। N2 गैस इज एडेड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, N2 gas is added at equilibrium. What will change? Option A Kp, option B Kc, option C N total, option D all of these। ठीक है, प्यार प्यार से अच्छे अच्छे से सोच सोच करके बताइए। लीजिए, लैब स्टार्ट हो गया आपका, ये टाइमर चल गया। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पर? स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है? यस सर। यस सर। आफ्टर एडिशन ऑफ N2 गैस व्हाट विल चेंज? दिस इज द क्वेश्चन। डाउटफुल ना रहना, है ना। जैसे ही ऐड किया N2 को, जस्ट आफ्टर एडिंग N2 गैस, इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा? गौरी, तुम इसे एक्सप्लेन करोगे? सर आपने बताया था उस वाले वीडियो में दैट सर जब हम लोग कोई चीज ऐड करते हैं रिएक्शन में और उससे अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो हमारा केपी और केसी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और हमारा एन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं तो उसमें हम लोग जो हमारे उधर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें माइनस वो कर देते हैं, क्या माइनस एक्स करते हैं और जो रिएक्टेंट वाला साइड होता है उधर प्लस एक्स कर देते हैं और उसको फिर हम लोग केपी और केसी निकाल के इक्वेट कर देते हैं क्योंकि केपी और केसी तो सेम ही रहता है। तो इसीलिए सर केपी और केसी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और एन टोटल सर बदल जाएगा। ऑसम। देखो, मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, आप केपी और केसी को बराबर करने की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? एन टोटल डेल्टा इज 0 सर टेम्परेचर जब 12 केल्विन अराउंड होगा तो 12 केल्विन टेम्परेचर चैट बॉक्स RT1 होगा तब। आप अगर बोलोगे तो मार्क्स कट जाएंगे चैट बॉक्स में। नियम कानून फॉलो करें, जिनसे पूछा गया वो बताएंगे। आप एक्सप्लेन कर रहे हो गौरी? यस सर। सर Ng 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स हैं तो हमारे रिएक्टेंट साइड भी 2 ही मोल्स होने चाहिए, पहली चीज। और फिर दूसरी सर हम लोग का जो आपने बताया था वो ये था कि टेम्परेचर हम लोग का नॉर्मल वाला होना चाहिए, यानी 12 वाला सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑसम ऑसम। ठीक है, तुमने क्या क्या अच्छे से पढ़ा हुआ है गौरी? सर मैंने इक्विलिब्रियम वाला आपका वीडियो देखा था वो, और सर जीओसी के जो आपने वीडियोस बोले थे वो मैंने नहीं देखा था। लेकिन सर जब आप मतलब मैंने लेट आपसे पढ़ना शुरू किया था, लेकिन मैंने वो पढ़ा था सर, आपने जो आपने इनऑर्गेनिक का पूरा एक सेशन लिया था वो मैंने पूरा पढ़ा था और वो भी तभी किया था। लेकिन सर मेरा मैथ्स का पेपर था तो वो मेरा आधा लास्ट की साइड छूट गया था और वो मैंने किया था पूरा। जो ऑर्गेनिक आपने पूरी की पूरी पढ़ाई थी सर वो वाला मैंने सेशन किया था। तो तुम अभी वेदांतु जेई वाले पार्ट को तुमने अभी फॉलो करना शुरू किया, राइट? हाँ सर, वो एक्चुअली सर पहले मैंने आकाश ज्वाइन कर रखा था तो कोचिंग कर रही थी, बट फिर वहाँ सिलेबस ही नहीं सर खत्म हो पा रहा था। मतलब 1 महीने पहले भी हम लोग को सर प्रैक्टिस नहीं कराते, सिलेबस खत्म करा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा सर वेदांतु से पढ़ लेते हैं।
ऑनलाइन वाला पार्ट का इसी बात से फ़ायदा होता है एक्चुअली। अभी भी ऑफलाइन कोचिंग में कई सारी जगह पे ये चीज़ें जो है वो अलग ही तरीके से चल रही हैं, हर जगह ही है, मतलब ऑफलाइन में मोस्टली, तो ऑनलाइन में सर चीज़ें कम समय में इनफैक्ट होती ये हैं। हुआ था ना सर, हम लोग के इंस्टीट्यूट में आग लगी, 2 महीने बंद हो गया था, तो वहां पर अभी भी सर सिलेबस खत्म करा रहे हैं, पहला पेपर हो गया, अभी भी सिलेबस ही फिनिश करा रहे हैं वहां पर। सर ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी आकाश में था, सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ। ठीक है, चलिए ये सब बातें अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। इसका आंसर करना, तो एक जेई मेन में क्वेश्चन आया था ND+2, इसका कन्फिग्रेशन, फिर मैं इस पर क्रॉस क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है? तो चैट बॉक्स में लिखना सारे लोग आंसर, ND+2 का कन्फिग्रेशन। पूर्व तुम्हारा आंसर पहले है, तुम रिप्लाई करोगे ज़रा? और सर ये मेरी शिफ्ट में भी आया था क्वेश्चन। पूर्व, यस सर। तुम यहाँ पर आंसर करोगे, श्रीनिवास तुम भी करोगे, ओके? श्रीनिवास, कैन यू हियर मी? हाँ सर। ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना कि तुम दोनों से, और बाकी लोग सुन करके आंसर करना चैट बॉक्स में, ठीक है? अभी मैंने देख लिया, ये तुम लोगों का ND+2 वाला क्वेश्चन याद है जेई मेन का, ये बहुत अच्छी बात है, 4F4 कन्फिग्रेशन है, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट जेई मेन में जो चीज़ डायरेक्टली आई हुई है वो ध्यान में रहे। तो मैं कुछ और क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब उस पर आ जाओ, आप चैट बॉक्स को छोड़ दो, ठीक है? आप क्वेश्चन सुनो और उसके बाद फिर से चैट बॉक्स में आंसर करना शुरू करना, रुक जाओ अभी। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ग्राउंड स्टेट में, मैं ग्राउंड स्टेट की बातचीत कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट में 4F की बातचीत कर रहा हूँ मैं, दैट मीन्स लैंथेनाइड्स की बातचीत कर रहा हूँ, तो तुम्हें बताना है कि F2 कन्फिग्रेशन ये कितने एटम्स के पास दिखाई देता है? 3, 2, 1, 4, कितने एटम्स के पास दिखाई देता है F2 कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में? सर 0, 1 भी नहीं होता। क्या नहीं होता? सर की 0। चैट बॉक्स के आंसर की तरफ मत जाना, देखो अभी फंस जाओगे, लोगों को याद नहीं है तो अपनी तरफ से ना याद करके निकालो। तुम सर गैडोलिनियम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वो क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ग्राउंड स्टेट में लैंथेनाइड्स में F2 कन्फिग्रेशन कितने एटम्स के पास पाया जाता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है? तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर 0 लिखा है, लेकिन देखो अभी अब तुम आंसर अपना चेंज कर दोगे। गैडोलिनियम का कन्फिग्रेशन बोलना पुरु। सर 4F7 5D1 6S2। 4F7 5D1 5D1 6S2। 6S2, ठीक है। तो गैडोलिनियम से मैं GD+3 बनाता हूँ, तुमने जो लिखा है वो मुझे पता भी नहीं कि कन्फिग्रेशन क्या है, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो वो बाकी लोग देखेंगे। मैंने गैडोलिनियम से गैडोलिनियम+3 बनाया, ठीक है? यस सर। ओके। और मैं गैडोलिनियम से गैडोलिनियम+4 बना रहा हूँ, कौन ज़्यादा फेवरेबल है? 4F7 +3 वाला। +3 वाला, +3 वाला, राइट? यस सर। तो फिर ये कैसे बन जाता है, फिर सीरियम+4 कैसे बन जाता है, और सीरियम+4 कैसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये एक्सप्लेन करना ज़रा। सर नोबल गैस बिहेवियर के कारण। सर मेरे को जो गैडमिन वाला जो आपने बताया सर, वो समझ नहीं है क्या है अच्छा इसमें कोई नहीं, कॉन्सेप्ट। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन तुमसे था भी नहीं, बट अभी शायद तुम डिसकनेक्टेड थे, पता नहीं क्या था। मैंने तो गैडोलिनियम पे उससे क्रॉस क्वेश्चन किया कि गैडोलिनियम का कन्फिग्रेशन बताओ। क्वेश्चन ध्यान से सुना, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा ऐसे, ठीक है? कनेक्टेड रहो। गैडोलिनियम के बारे में मैंने पूछा कि कन्फिग्रेशन क्या होगा, उसने कन्फिग्रेशन बताया, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि +3+4 में कौन ज़्यादा फेवरेबल होगा, वो उसका आंसर उसने दिया। फिर अब मैं पूछ रहा हूँ कि सीरियम+4 फिर कैसे स्टेबल है? सर सीरियम +3 ज़्यादा स्टेबल है, सीरियम 4+। ज़्यादा स्टेबल है? हाँ सर। तो ये बताना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कौन सी वैल्यू के साथ दिखाई देता है इस वाले रिएक्शन का, सुनना जरा। सर 1.74 है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मतलब इनमें से कोई नहीं? हाँ सर कोई नहीं, 1.74। ठीक है, बढ़िया। मोटी मोटी चीज़ें हैं दिमाग में, और मैं बहुत ज़्यादा कोई डेप्थ में जा नहीं रहा, क्योंकि जब F ऑर्बिटल्स की बातचीत आती है तो लोग ध्यान में इतनी बातें भी नहीं रख पाते हैं।
अच्छा, मुझे बता सकते हो कि सारे लोग बताना चैट बॉक्स में, ओके? और जितने लोग बोल रहे थे उनमें से कुछ बोल सकते हैं। आयुषी, आप सुन रहे हो मुझको? आपको ये यस रिकॉल, सर। ये आपको याद है एफ, ये D&F वाला रिवाइज किया हुआ है? यस सर। सर इसमें वो नहीं होगी हाफ फिल 2TG? अब उसको रहने दो, आपसे दूसरा क्वेश्चन है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसे आप ध्यान से देखो, MnO4 2-, जब मैं इसको इलेक्ट्रोलाइज करूँगा तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से मैं क्या बना सकता हूँ? एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस से मैं क्या बना सकता हूँ? Mn+2, MnO2, Mn2O3, क्या बनता है? सर ऑप्शन में तो है नहीं, वो MnO4 नेगेटिव नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि चैट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं। नहीं सर, देखो, मैं किसी को भी बुलाता हूँ MnO4 चैट तो बॉक्स सर में। कैथोड पे बनता है ना? देखो, चैट बॉक्स में जितने लोग लिख रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो फिर वो भी आंसर नहीं करेंगे। हर्ष कुलकर्णी, आप आंसर करोगे? यस सर। सर हम ठीक। जब K2MnO4 जो डार्क ग्रीन कलर का होता है उसे जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो हाँ, MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आप भूल गया कि मैंने एनोड दिया हुआ है। एनोड तो हाँ, सर तो आप MnO4- कैसे बना दे रहे हैं आप? सर एनोड पे अनायन जाएगा, सही तो है शायद। पुष्पा मौर्य, आप सुन पा रहे हैं मुझको? यस सर। हाँ, आपने आंसर कैसे लिख दिया है MnO4- जबकि एनोड दिया हुआ है? तो इलेक्ट्रोलिटिक सर, ऑक्सीडेशन कराएंगे ना? मुझे बताइए। हाँ, मतलब आप उल्टा पूछ ही रहे हैं, कराएंगे ना क्या है? सर एनायन तो एनोड सर पे नहीं जाएगा। एल्कलाइन सॉल्यूशन में सर ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो सर उसमें तो यही MnO4 माइनस। नहीं, मतलब आप लॉजिक बताएंगे कि आप पढ़ा था ये बताएंगे। आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनऑर्गेनिक का डिस्कशन चल रहा है, तो आप मुझको समझाएंगे। पढ़ा था नहीं कीजिए, मेरे सामने मेमोरी मत दिखाइए, मेरे सामने लॉजिक बताइए। सर लॉजिक तो ध्यान नहीं है सर, सॉरी कैसे नहीं सर। ध्यान है? मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत टुच्ची बातें बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप ठंडे दिमाग से, आप एक्चुअली काम ही नहीं है। देखिए, मैं आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करवा रहा हूँ। भाई, एनोड है ही ऑक्सीडेशन का। मैं आपका कॉन्फिडेंस बार बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, आपको इतना मौका दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ही होना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, इनमें से कोई पॉसिबल यस नहीं सर। है। यस सर। तो फिर अब यस सर बोल करके क्या फायदा? ये कॉन्फिडेंस पहले दिखाते हैं कि बाद में दिखाते हैं भाई? मैं इतना आराम से रुका हूँ, बार बार वहां पे इंडिकेट कर रहा हूँ एनोड, एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। आपसे वो नहीं क्या झेला जा रहा है? ऐसे मत कीजिए। इससे चेक होता है कि आप अपने आंसर्स को लेकर के डगमगा गए। मैं ऐसे प्रेशराइज कर रहा हूँ, एग्जाम में क्या होगा? आप मल्टीपल करेक्ट देखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, या समय कम रहेगा। सही आंसर को गलत मार करके आना, क्या ये किया नहीं है कभी ज़िंदगी में? बहुत बार किया है सबने। उस दिन आप और यस ज़्यादा करेंगे। सर। अनोड है तो ऑक्सीडेशन होना, उनमें से कोई आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर है, खत्म। आपको तो बार बार ये लाइन रिपीट करें, सर एनोड है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से ऊपर +7, खत्म कहानी। सोचना ही क्यों है इसमें? अननेसेसरी कंफ्यूज करवा रहा हूँ और आप किए जा रहे हैं। चलिए डन है, समझ गए ना सारे लोग? आगे यस बढ़ सर। रहे हैं, यस सर। अगले क्वेश्चन हाँ की तरफ सर। चल रहे हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने मिक्सचर दिया हुआ है दो स्पेशीज का, ऑर्गेनिक है। दो स्पेशीज हैं एक्स एंड वाई, दोनों को समझिएगा। जो एक्स है वो CH3CO CHCl2 है, CH3CO CH2Cl है। दिख रहा है? दो स्पेशीज है एक्स एंड वाई, और ये रखे हुए हैं एक कंटेनर में। इस कंटेनर में मैंने बाहर से एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर डाला है, ठीक है? अब होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि अब जो मिक्सचर तैयार होता है ना,
इस मिक्सचर को बस मैं यहाँ पर अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, इस मिक्सचर को मैं कोई नाम दे दे रहा हूँ पी। तो मिक्सचर पी जो बना, इस मिक्सचर पी में मैं क्लोरीन मिक्स करने वाला हूँ, जिससे कि अब बनेगा मिक्सचर क्यू। ठीक है, इस मिक्सचर क्यू की बातचीत कीजिए। इस मिक्सचर क्यू को मैं फिर आगे NH4Cl से मिक्स करने वाला हूँ। ओके, अब NH4Cl से मिक्स करने के बाद मेरे पास जो फाइनल मिक्सचर है R, मैं उसको डिकार्बोक्सिलेशन में डाल रहा हूँ। ओके, इससे मुझे फाइनली यहाँ पर एक गैस मिलती है। आपको बताना है कि इस गैस का मोलर मास क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अभी पूरे प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर गेस करना आसान है इस क्वेश्चन में, बीच में जो हो रहा है उसको पहचानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है। 2 स्पेशीज दिए थे X और Y, माइल्ड ऑक्सीडाइजर डाला था, एक मिक्सचर तैयार हुआ P, उसको क्लोरीन से रिएक्ट कराया, Q बना, उसको NH4Cl से मिक्स करवाया, R बना, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन कराया, गैस बनी। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। ठीक है, कौन उठाएगा क्वेश्चन को? मनीषा, आप उठाओगे? CH4 तो आपने सही पहचाना है। अब बीच का क्रॉस क्वेश्चन देखना है, बिकॉज के मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि आंसर यहाँ पर निकालना बहुत आसान है। यस समझाओगे? बताओ। सर, जो पहला कंटेनर है सर, जो आ रहे हैं ना, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो वहाँ पे अमीन करेगा और अमीन यहाँ पे पहले आप मुझे बताओ कि माइल्ड ऑक्सीडाइजर क्या करने वाला है? सर CH3COO CH Cl2 उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, उसका कंटेनर जाएगा पी में। नहीं, एक सेकेंड, आप गड़बड़ा रहे हो। माइल्ड ऑक्सीडाइजर तो PCC भी होता है, PDC भी होता है ना? यस सर। कोई है जो इस ट्रैप को सिखा पाएगा, समझा पाएगा मुझको? कोई है जो प्रूव कर सकता है कि PCC PDC में से कौन सा स्पेशीज लेना है? नहीं? चलो फिर तो सबके मार्क्स कटने वाले हैं यहाँ पे। करूँ मैं, बताऊँ? डन है? हो गया आपकी तरफ से? हाँ। चलो भाई, हार मान रहे हैं सारे लोग। कर रहा हूँ मैं। देखिए, एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजर तो ये भी होता है ना। यहाँ पर तो बस आपके साथ गेम खेल रहे हैं। NaOH और Cl2 का मिक्सचर भी तो माइल्ड ऑक्सीडाइजर ही है, NaOCl देने वाला। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर थोड़ा ना होता है, समझे? तो वो भी तो है। और कन्फर्म है कि यही माइल्ड ऑक्सीडाइजर की बातचीत आप कर रहे हो, क्योंकि आगे अगर Cl2 रिएक्ट कर रहा है तो पक्का एक ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजर होगा जिसके अंदर कोई बेस वाला कंपोनेंट होगा। अगर बेस का कंपोनेंट नहीं होगा, आप खुद ही सोच करके देखो, अगर बेस का कंपोनेंट नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता आपके इस डिस्कशन का, समझे? जो बेस है वही बेस तो यहाँ पर अटैक करेगा ना इस एसिडिक हाइड्रोजन पर, देखो आप, और इसी एसिडिक हाइड्रोजन पर बेस का अटैक होगा, देख रहे? तो जो मिक्सचर P है उसको समझिएगा। मिक्सचर P, इसमें क्या होने वाला है? इस मिक्सचर P में ना मिलने वाला है आपको CH3CO, C माइनस Cl2, CH3CO, CH माइनस Cl, ठीक है? ये मिलने वाला है। इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा होगा? Na प्लस कर रहा होगा, है? ठीक है, क्योंकि एक बार CH2Cl था, एक बार CHCl2 था, राइट ना? अब आप जब इस मिक्सचर में क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरीन जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CH3CO CCl3, ये तो बनता है हेलो फॉर्म में,
याद है हेलोफॉर्म में यही चीज़ रिपीट हो रही होती, मैंने बीच से उठा दिया हेलोफॉर्म को तंग करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखा? देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, Cl2 रिएक्ट करेगा तो CH3 CO CH, एक Cl बढ़ जाएगा Cl2। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ये मानते हैं कि स्मार्ट बंदे वही हैं जो हमेशा स्मार्ट सोच क्या हमारी, कोई बताएगा स्मार्ट सोच क्या होती है? हाँ मिक्सचर सर पैसे कम लगे, मतलब वैसे वाला। मिक्सचर नहीं, अच्छी बात है कि दोस्त पूरे मिक्सचर के बारे में सोचते हैं। हाँ, पैसे के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, बट अगर उनसे हट जाएं तो और इम्पॉर्टेंट है, अगर थ्योरेटिकल वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो पैसे और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली मिक्सचर के बारे में सोचिए, मिक्सचर में क्या क्या है। तो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। स्वाति तुम सुन पा रहे हो मुझको? हाँ, तो एक बार रिप्लाई करना अपनी तरफ से स्वाति। मिक्सचर में कौन कौन से स्पीशीज हैं उस पर तुम्हारी हेल्प चाहिए, रिप्लाई करना। मिक्सचर में कौन कौन से स्पीशीज प्रेजेंट हैं ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। ओके, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस होने से क्या होता है, रिएक्शन अक्सर इक्विलिब्रियम पे चल रहा होता है। ऐसा इनऑर्गेनिक में नहीं होता। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, इसी मिक्सचर में ये जो आप जो Cl2 के बाद जो मिक्सचर बना रहे हैं ना, अगर आप इतना करके छोड़ रहे हैं तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सेम मिक्सचर में ऊपर से NaOH भी तो था। यस सर। है ना? तो अभी जो NaOH है वो भले ही यहाँ पर जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा, और इसी मिक्सचर में फिर से Cl2 भी बचा है, वो Cl2 फिर से आएगा, फिर से जुड़ेगा, और वो Cl2 अब जो लगेगा वो फाइनली किस में कन्वर्जन दे देगा, उस स्पीशीज को इसमें ही कन्वर्ट कर देगा। देखा? दैट मीन्स अब जो आपके पास मिक्सचर बचा ना Q, उस Q में क्या क्या चीज़ें हो चुकी थी सोच करके देखो तो। उस Q में मेनली जो स्पीशीज प्रेजेंट था वो था, बोलो, CH3 CO CCl3। देखा? इसके साथ साथ माइनर अमाउंट में ये स्पीशीज भी प्रेजेंट होगा, इसको कुछ भी बोल दो आप, P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, बट अब मेन अमाउंट तो P2 का ही हो गया, और उसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में NaOH होगा, स्मॉल अमाउंट में Cl2 होगा, है ना? और कौन से स्पीशीज हो सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये सब स्पीशीज हो सकते हैं। करेक्ट? एंड अब यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा, वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो ये जो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस लीविंग ग्रुप के लिए तुम क्या करने वाले हो, यहां पर अटैक, इस बॉन्ड को तोड़ने वाले हो, ये बॉन्ड वापस बनेगा और इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है? CCl3 माइनस दिख रहा है? NaOH का OH वाला पार्ट आकर के जुड़ गया यहाँ पर, लेकिन ये एसिड जिस मिक्सचर में है उस मिक्सचर में बेस भी है, तो एसिड कभी भी बेस के प्रेजेंस में एसिड के रूप में नहीं दिखाई देगा। एंड साथ ही साथ ये स्पीशीज सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है, ये फटाफट कन्वर्ट हैलो फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है? और इन दोनों का कॉम्बो आपको क्या देगा, सॉल्ट देगा। आई बात समझ? अब आप लगाएंगे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो आपका ये वाला पार्ट उड़ जाएगा CO2 बन करके, बचेगा CH3 माइनस, वो CH3 माइनस प्रोटोनेट होकर के सॉल्यूशन से क्या बना देगा, CH4। तो आपके पास जो गैस है वो CH4 है। ये आंसर आपका सही था, लेकिन बीच में जो प्रोसीजर था वो आप सोच नहीं रहे थे, वो गलत बात है। अब आगे क्लैरिटी एकदम? यस सर। हाँ सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाथ उठाया था, श्लोक आपने हाथ उठाया था, बताइए। सर उसमें NH4Cl का क्या रोल है पूरे रिएक्शन में? NH4Cl एसिडिक सॉल्ट है, तो आपने पहले कोई रिएक्शन पक्का नहीं देखा होगा आपने, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह के रिएक्शन होते हैं ना, जब
CH3 MgBr है मान लीजिए, तो CH3 MgBr वगैरह क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेन काम क्या है? अल्कोहल वगैरह बना रहा होता है ये। तो मान लीजिए किसी एल्डिहाइड पर उसने अटैक किया, तो आप एल्डिहाइड पर अटैक करवाते हैं, तो आप बताएं क्या बनाएंगे आप यहाँ पर? ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। यस लेकिन अल्कोहल बनने से पहले O- बनता है ना, O- के साथ MgBr आएगा ना। अब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तब तो OH बनता है ना। तो हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं? H3+ से, वही सेम हाइड्रोलिसिस NH4Cl के सॉल्यूशन से करवाया जाता है, क्योंकि NH4Cl क्या है? देखिए ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो नेचर तो उसका एसिडिक ही है ना। यस तो बस एक एसिडिक सॉल्ट ले लिया है जो कि बहुत स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है। आ गई बात समझ? यस बस इतना ही तो है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए प्रोटोनेशन है ना, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही है, उसे ही करवाने के लिए। ठीक है, ये जो आपने पूछा था, थैंक यू दोस्त। रोल ऑफ NH4Cl है वो। ठीक है, चलिए। आई होप दैट मज़ा आया होगा, सीखा है मिक्सचर के बारे में, और सोच डेवलप हुई है यहाँ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये ऐसा सोचते ही नहीं हो, जिस वजह से आप फंस रहे होते हो। आपको लगता है चीज़ें टफ है, टफ नहीं होती, सोचने का तरीका गलत होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें आपसे नहीं होती है ना, उसमें जो आपको जो चीज़ दूर कर रही होती है वो आपकी सोच होती है। वो इतना टफ नहीं होता जितना आपकी सोच उसको टफ बना लेती है। जैसे आपके जी मेन का परसेंटाइल लाना आसान है, बट आप इतने सारे बैरियर रखते हो ना, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस इतने होते हैं आपके कि आप कर ही नहीं पाते हो वो। तो जेई में रैंक लाना या परसेंटाइल लाना ना, वो आपके इश्यूज़ होते हैं। वो कोई कोचिंग का इशू नहीं है, वो पेरेंट का इश्यूज़ नहीं है, आपके इश्यूज़ है। आपके ओवर थिंकिंग है, आपके फालतू का टाइम पास है, आपके फालतू में अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है, इनडिसिप्लिन वे में काम करना है। आपके 99.9% इश्यूज़ तो वहाँ से डेवलप होते हैं, क्योंकि आप क्लैरिटी ही नहीं लेते हो कि आपको करना क्या है, चलना कैसे। चीज़ें वहीं से गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी डिफरेंस है नहीं। आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं परसेंटाइल, वैसे ही उठा सकते हैं खुद को जैसे कोई दूसरा उठाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो आइए हम एक छोटू सा क्वेश्चन उठा रहे हैं इनऑर्गेनिक का। देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक स्पेशीज़ X उठाया है, जिसको कि मैंने NaOH में डाला। ओके, और NaOH में डालने पर मैंने बनाया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और सेम यही स्पेशीज़ जब रिएक्ट करता है ना SO2Cl2 के साथ, तो एक स्पेशीज़ बनाता है Y। आपने बताना है Y में कितने dz² ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। पूरा क्वेश्चन सुन करके कीजिएगा। ओवरलैपिंग लैटरली विथ अदर ऑर्बिटल्स, ये क्वेश्चन है। प्यार से पढ़िए इसको। सेम इजी रिएक्शंस को मैंने लैंग्वेज में चेंज करके उसमें केमिकल बॉन्डिंग घुसा करके तंग करने की कोशिश की है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मैं जब बताऊंगा तो बहुत ही आपको अफसोस होगा कि क्या यार इतने टुच्चे क्वेश्चन। स्वाति, CH4 वाला पेज दिखाना है। सॉरी हाँ, देखा नहीं आपका मैसेज। अभी ठीक है? ओके ठीक है, आ जाओ।
देखो फाइनल आंसर्स अभी तक नहीं आ रहे। कुछ लोगों ने PCL5 पहचाना है, लेकिन आगे वो पहचान नहीं रहे क्या सर होगा। 3 सर PCL5 में 3D² है, हाँ आगे 3Z² तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल सही है था जिनके साथ DZ² ओवरलैप कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए कि आप कंफ्यूजन में हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स with which DZ² is overlapping laterally। ठीक है, एकदम क्लैरिटी अभी, एकदम क्लैरिटी हो गई अभी तो। ठीक है, मैंने वैसे लिखा तो मुझे लगा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद DZ² इज ओवरलैपिंग लिटरली। किस में? वाई में। बातचीत वाई की हो रही है। ओवरलैपिंग लैटरली। ओके डन है। आंसर्स 2-3 तरह के आंसर्स दिख रहे हैं। 3, 2, 1 बताओ आप कौन से आंसर के साथ जाओगे। ठीक है, मैंने आंसर्स काफ़ी देख लिया, अब टाइम नहीं दिया जा सकता, इसको फिनिश करते हैं। देखिए आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। X + NaOH हाइपोफॉस्फोरिक एसिड दे रहा है, अपने जेई मेन के क्वेश्चन है ये सब। H4P2O6 आता है ना। और अब बता सकते हैं P4 जो है वो कौन सा फॉस्फोरस है, वाइट है कि रेड है? सर रेड रेड है। एनसीईआरटी सर में रेड फॉस्फोरस रेड ना फॉस्फोरस। कि वाइट। रेड अगर वाइट होता तो क्या हो जाता? सर H3PO2। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, जब आप ना फॉस्फोरस को SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो दैट गिव्स यू PCl3, और वही अगर आप SO2Cl2 से कराते हैं तो दैट गिव्स यू PCl5। इसको भी पकड़ने की ट्रिक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन होगा, राइट है ना। ये ट्रिक हमने, हाँ सर। यही मैंने बार बार बताई थी कि देखो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन होता है। और एग्जैक्टली यही सेम चीज़, सेम क्वेश्चन हमने रिपीट होते हुए भी देखे थे जेईई मेन में, याद है ना। फिर से रिपीट हुआ था इस बार। तो हाँ सर। PCl5 बनेगा। इस PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 3 ऑर्बिटल्स इसके होते हैं किस पर? XY प्लेन में होते हैं। और 2 ऑर्बिटल कैसे होते हैं? Z एक्सिस पर होते हैं। एक्सियल पर 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। एग्जैक्टली, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। अच्छा वही अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो कितने इक्वेटोरियल हो जाते? 4, है ना। कोई भी इक्विटोरियल नहीं होता, सब सेम होते हैं। सेम होते सर। सेम बॉन्ड लेंथ। एग्जैक्टली, अच्छी बात है कि आपको ध्यान है। यहाँ पर कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता ऑक्टाहेड्रल में, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो। हर जगह बॉन्ड एंगल वही 90 डिग्री है, 180 डिग्री तो खैर कहीं पर भी प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल होता है क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। सो दैट इज़ वाई कि वो सेम हो ही नहीं सकते, सिमेट्री है ही नहीं। अब जो XY प्लेन है, उस XY प्लेन में ऑब्वियसली S, PX, PY इनका कॉम्बिनेशन काम कर रहा होगा। इससे 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आए होंगे जिससे कि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा फॉस्फोरस, और सच में वही हो भी रहा है। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ चले तो यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, राइट है ना। और ये जो सिग्मा है वो किससे बने बताओ? S + PX + PY से, S + PX + PY से, S + PX + PY से, है ना। एग्जैक्टली S + PX + PY से, सही तो है। ओके तो जो Z एक्सिस वाला है वहां पर PZ होगा, और PZ के साथ कौन होगा? DZ² होगा। क्योंकि आप जब sp3d बोलते हैं तो ये d 2 हो सकता है, या तो dx² y² हो सकता है या dz² हो सकता है, राइट ना। एक्सियल ऑर्बिटल्स तो 2 ही होते हैं ना, यही तो एक्सियल है। लेकिन अब इस एक्सियल में dz² में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक दूसरा ऑर्बिटल जो बचा हुआ है वो तो pz है ना, तो pz के साथ तो dz² कॉम्बो ही लिया जाएगा ना। बोलो 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 बोलो। यस सर। अब आप हाँ dx² सर। y² तो लेंगे नहीं क्योंकि वो उसका एक्सिस ही अलग है।
यस सर। तो आप इमेजिन करके देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ना ये रखा हुआ है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखा हुआ है। तो आप अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखेंगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा दिखाई देता है, वाई एक्सिस पे 2 लोब्स, देन एक्स एक्सिस पे 2 लोब्स, है ना। लेकिन आप ज़रा बताइए मुझको, तो वो कैसे दिखाई देगा? डी जेड स्क्वायर ऐसे दिखाई देगा, नहीं सॉरी पी जेड कैसे दिखाई देगा? जेड एक्सिस पर, राइट। ये देखिए, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, क्या दिखाई दे रहा है? इस प्लेन में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में कहाँ कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है? देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा ना। आप ही देखो ना, एक्स वाई प्लेन में कहाँ कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसके साथ? है ही नहीं। ये तो जेड एक्सिस पे चला गया। बोलो, तो इसीलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा, और वही होता भी है। तो यहां पर पी जेड और डी जेड स्क्वायर होता है। अब आंसर बताओ आप, अब तो बता लोगे। अब तो आंसर क्लियर है ना? नहीं, अभी भी आंसर क्लियर नहीं है। देखो ये जो ओवरलैपिंग है ना पी जेड और डी जेड स्क्वायर की, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, जिसको हम एक्सियल बोलते हैं। क्वेश्चन ने आपसे लैटरल पूछा है। 0 होना चाहिए। एग्जैक्टली तो करेक्ट आंसर इज 0। समझे? लैटरल ओवरलैपिंग नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो लैटरल होगा तब तो पाई बन जाएगा ना। पहले ही हमें दिख रहा था कि पीसीएल 5 में, देखो कोई भी बंदा अगर ये पहचान गया ना, ट्रिक क्या था कि पीसीएल 5 में पाई बॉन्ड कितने हैं? 0, तो आंसर था 0। लैटरल ओवरलैपिंग नहीं है, आंसर 0 हो जाएगा। आंसर तो वैसे जैसे ही तुमने पहचाना कि पीसीएल 5 है वो स्पेशीज, आंसर खत्म, 0। इतना तो मेहनत ही नहीं करना था, ये तो मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। जरूरत है कहते की? कहीं है ही नहीं। पीसीएल 5 देखा नहीं कि 0 हो गया आंसर। ठीक है, यस आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। यस सर। आपको वैसे समय हो चुका है और इतना काफ़ी है आपकी एनर्जी चेक करने के लिए, आपके आंसर चेक करने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। बट आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। चाहिए आपको? करना है ट्राई? यस हाँ सर। ठीक है। आपने सीखा क्वेश्चन से? कोशिश की आपने सीखने की? यस हाँ सर, बहुत ठीक कुछ। है, तो आप अपनी तरफ से बताना ज़रूर। मुझे भी अच्छा लगे कि ठीक है आप आए थे। सिलेक्शन होना ना होना सब बात की चीज़ें, क्योंकि मैं वैसे भी आपकी हेल्प और आपके साथ लगने की कोशिश हमेशा करते ही रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। एक्चुअली देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम आउटलायर, तुम सिलेक्ट हुए तभी आउटलायर हो। तुम कॉन्सेप्चुअली तो हमेशा आउटलायर हो। अगर तुम फाइट कर रहे हो और तुम हमेशा ऑड्स के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करते हो तो हमेशा तुम आउटलायर हो। वो एटीट्यूड है जो बनाता है, सिलेक्शन नहीं बनाता है तुमको। मैं अपने सिलेक्शन के लिए भी वही सेम रूल बोल रहा हूँ तुमको जो मैं जेई के लिए बोलता हूँ, जो ज़िंदगी के लिए बोलता हूँ। ये बैरियर तो इसलिए सेट किया ना क्योंकि अगर मैं कुछ लोगों को लेना चाहता हूँ तो वो लोग ही हल्के में ले लेंगे अगर ये बैरियर नहीं सेट करेंगे तो। समझ रहे हैं? तो आप नहीं सिलेक्ट हुए फिर भी आप चीज़ों को अच्छे से कीजिए, फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। आप तो कॉन्सेप्चुअली देखिए ना कि आप कौन से इंसान हैं, किस तरह के इंसान हैं। क्या आपके ऊपर सिलेक्शन का ठप्पा लगेगा तभी आप वो इंसान होंगे? बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी सोच कैसे आपकी? लेकिन सिलेक्शन हो करके आपको ठप्पा देना वो भी सही है एक तरह से, क्योंकि अब कुछ लोगों को अगर देना है तो अब कुछ तो कंपेरेटिव काम करना पड़ेगा ना, कंपेयर करवाना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो आप तो अपनी सोच से बनते हैं जो भी बनना है। और आज के टाइम पर ये याद रखिए कि आपका आईआईटीज़ जाना ज़रूरी है ही नहीं। आपको नॉलेज इंटरनेट पर ही इतनी है, लेकिन लोग इंटरनेट की नॉलेज को समझते ही नहीं है। आप खुद ही देखिए ना, आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, आपके कितने दोस्त हैं जिनको पता है कि इंटरनेट पर यूट्यूब पर मोहित सर हैं, यूट्यूब पर दूसरे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते, नहीं पता है उनको। 99% जनता सिर्फ और सिर्फ कैरी मिनाटी को जानती है, एंटरटेनमेंट जानती है, उसको पता ही नहीं कि एजुकेशन है। उसकी आंखें खुलेंगी जब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी तो। समझे? तो आप ऐसे ही देख लीजिए, अपने आसपास देखिएगा ना, अपने आसपास में देखेंगे कि मम्मी पापा को पता नहीं होता कि इंटरनेट पे पढ़ाई इतनी अच्छी हो सकती है। उनको लगता है कि जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा। और मैं तुमको अब भी बोल रहा हूँ और तुम 10 साल बाद इस पे मुझसे डिस्कशन करना। 10 साल बाद ये मार्क करके रख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ?
जो भी एडुकेशन तुमको स्कूल से नहीं मिली है, जो भी एडुकेशन तुमको आईटी से नहीं मिलेगी, वही तुम्हारे पैसे का और इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होने वाली है। सुना? जो एडुकेशन तुमको आईटीज़ में नहीं मिलेगी, जो एडुकेशन तुमको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेगी, वही तुम्हारी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होने वाला है। ये लिख लो, मत समझना आईटीज़ का टैग तुमको सिर्फ और सिर्फ टेम्परली या फिर बेटर है कि शॉर्ट टर्म बोले। शॉर्ट टर्म में अच्छी नौकरी, बड़ा पैकेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च के लिए दिला सकता है। लॉन्ग टर्म में अपने 30s में जब तुम रहोगे, तुमको ये दिख जाएगा कि तुमसे छोटी डिग्री वाले लोग, तुमसे कम कवर्टेड डिग्री, मतलब कि आईटीज़ की डिग्री नहीं होगी, कहीं और से होंगे, वो तुमको बीट करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने हार्डवर्क से। तुमको दिखेगा कि खतरनाक है वो। और अगर तुम फॉरेन गए, तुमको ये चीज़ तो भर भर के दिखेगी, तुमको खुद अपनी कंट्री में दिख जाएगी, ऐसे ज़रूरत नहीं बाहर की, ऐसे दिख जाएगा तुम्हें। तुमको समझ में आ जाएगा फिर कि तुमको जो पुश मिला ना आईटी के टैग से, वो तो शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म ही होता। लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी क्रिएटिविटी जो तुम्हारे साथ रहेगी। तो कभी भी दुनिया वालों के बातों में मत आना। दुनिया वाले खुद छोटी सोच के और तुमको भी छोटी सोच के ही बनाना चाहते हैं। वो तुमको बनने ही नहीं देना चाहते अलग सोच का, बड़ी सोच का बनने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल चीज़ है। समझे? तो अनकंफर्टेबल चीज़ें ही ऑब्सेस्ड लोग उठाते हैं, हाथ में लेते हैं, करके दिखाते हैं। दुनिया पहले उनको रोकती है, बाद में उन्हीं का एग्जाम्पल देती है, सीधी बात। तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखो। कन्फ्यूज़न हो जाए तो पता है आपको टफ़ चीज़ें करनी है, ख़त्म कहानी, सोचना ही नहीं कुछ। कन्फ्यूज़न मत रखिए और ये मत सोचिए कि आप फाइट कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उससे चीज़ें डिसाइड हो गई। कोई डिसाइड नहीं कर रहा, आप डिसाइड कर रहे हैं। घर वाले नहीं डिसाइड कर रहे हैं। उनकी एडुकेशन वैसे नहीं है ना जैसे आपकी है, तो वो चाहे जो भी सोचे, उसका असर तुम पर अगर पड़ रहा है तो कहानी ख़त्म है तुम्हारी। यही तो दुनिया है, ये तो तुमको समझना है। इसी ट्रैप में तो सब फंस रहे हैं, तुम भी फंस रहे हो, तो तुम्हारी भी कहानी ख़त्म हो गई। लीजिए, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग दी गई है और आप देखेंगे इसके आगे ना मैंने कुछ कुछ तिकड़म किया हुआ है। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये इस कार्बन के साथ OH लगाया हुआ है। ओके, इसे हटा देते हैं, बेंजीन रिंग नहीं है। थोड़ा सा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो पहले हमने क्या किया कि PCl5 उठाया, लगाया, और PCl5 लगाने के बाद हमने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लगाया है। ध्यान से देखिएगा सारे लोग, और वो भी ना 2 इक्विवेलेंट लगाया है, केयर कीजिएगा। अब इसके बाद आपको पता है अगर 2 इक्विवेलेंट लगाएंगे 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा, तो आपको सोचना है कि Hg+2H3O+ क्या कर सकता है। लास्ट में आपका फेवरेट रिएजेंट ये डाल रहा है, आपको पता है, रिकॉल कीजिएगा ये क्या क्या करा सकता है। फेमस नेम रिएक्शन आपका। तो आपको ना एक हल्का सा क्वेश्चन मैंने दिया है, जाते जाते आप इसको परफेक्ट बनाइए, हड़बड़ाइए मत। अच्छा, प्यार से अच्छे से 1 मिनट लीजिए, सही आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ से पिक करूँगा आपको। नहीं, प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट का नाम बताइए, एल्डोल करके मत छोड़िए। ठीक है, कोई है जो इस क्वेश्चन को उठा रहा है? रामा, पीयूष, सर मैं ट्राई करूँ? रामा, आप करोगे? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक तो है। पहले तो PCl5 के अटैक से Cl जुड़ जाएगा, मतलब OH चला जाएगा। देन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के वजह से 2 बार एलिमिनेशन होगा, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट्स लिए हैं, तो अल्काइन बन जाएगा। एंड देन HgSO4 एंड H2SO4 यूज किया है, तो कीटोन बन जाएगा। हाँ, कीटोन ही बन जाएगा। एंड डाइल्यूट NaOH से फिर
अल्डोल करवा लेंगे। ओके सर वहाँ पे अल्काइन नहीं अल्कीन बनेगी। ये एल्कीन बनेगी क्योंकि एक ही यस सर, एल्कीन बनेगी। गौरी एल्कीन बन के रिएक्शन रुक जाएगी और फिर आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। गौरी किस बात के लिए यस बोला तुमने? सर मेरे भी ख्याल से वहां सर एल्कीन बनना चाहिए। क्यों? सर टर्शरी ब्यूटाइल सर E2 करवाता है सर, ठीक है सर। और जब पहले सर करेंगे तो हमारा उधर से वो क्लोरीन वगैरह उधर से निकल लेगा, फिर उसके बाद सर 2 है तो सर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड नहीं वहां पर होगा सर। 2 बार एलिमिनेशन से अल्काइन बनता है ना? सर मैं जवाब दूं? नहीं। गौरी सॉरी सर, भी मैं भूल गई हूँ सर। ठीक है, अब बोलो हर्ष। सर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तो इधर एक ही क्लोरीन लगा है तो एक ही इक्विवेलेंट यूज होगा। ठीक है, देखो एक्चुअली जब आप COH लगाओगे ना तो अच्छा फाइनल प्रोडक्ट क्या है हर्ष? देखो जितने लोग ये बोल रहे हैं कि सर एक ही फाइनल प्रोडक्ट बताइए तो जरा सा। सर अभी बनाया नहीं था, मैं बना रहा सर मैंने भेज दिया था वो उस पर। लिखो यहाँ पे चैट में, अभी डिसाइड कर रहा मैं। दोनों ही केसेस वाले। जब तक आप आंसर लिख रहे हो फाइनल समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करा दूं, क्योंकि फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा। पता ना आपको क्या क्या करना है। प्राइवेसी सेटिंग ठीक रखनी है, क्योंकि आपको इन्फॉर्म नहीं करते, सीधे सीधे ग्रुप में ऐड कर देते हैं। सुन रहे हो? सर प्राइवेसी सेटिंग देख लेना कि आप चैनल में ऐड हो जाओ, क्योंकि ये आपको बोला नहीं जाएगा बार बार। इतना कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल काम होता है, मैसेजेस बहुत आ रहे होते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं पता है जिन्होंने 3 घंटे 4 घंटे पहले मैसेज कर दिया फिर चिल हो गए। 3-4 घंटे में हज़ारों मैसेज आते हैं, आपके मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। आपको ढूंढ ढूंढ करके लिंक भेजना आसान काम नहीं होता, तो कई सारे लोगों के लिंक नहीं जाते हैं इसी वजह से। ये बोला हुआ है पहले से। एक भी बंदा ना ढंग से वीडियो नहीं देखता जो चैनल पर डाला हुआ है, और वो 4 बातें आकर के पर्सनल मैसेज में पूछ रहे होते हैं कैसे पार्टिसिपेट करना है। कैसी बेशर्मी है बताओ। टेलीग्राम पर चीज़ों का रिप्लाई आसान नहीं है ना भाई, तभी तो ये काम हम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग सिंसियर हैं उनको रिप्लाई मिले। इन सिंसियर लोगों की वजह से सिंसियर लोगों का नुकसान ना हो, दैट इज़ वाई के टेलीग्राम सपोर्ट है। तो प्राइवेसी सेटिंग अपनी ओके रखना है, और आपको अपना एक प्रॉपर इंट्रो भेजना है ना? रिकॉल है, इंट्रो भी भेजना, मिस नहीं करना है। फिर आपने वो काम कर लेना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको जेई मेन वाले का। आपकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि पहले आपने क्या गलतियां की हैं। जब आपसे 1-to-1 सेशंस होंगे ना, तो जेई मेन का जो स्कोर कार्ड उसको लेकर के एक बार डिस्कशन करेंगे कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई थी, है ना? क्या हुआ, क्या था रॉन्ग, क्या हुआ था। उससे समझ में आएगा कि आप क्या गड़बड़ कर चुके हो पहले और आपको क्या नहीं करना चाहिए। राइट है? आप इंट्रो अच्छे से बताना, इससे पता होना चाहिए। कभी भी जैसे मान लीजिए आपसे 1-to-1 सेशंस होते हैं, क्योंकि 1-to-1 होने वाले हैं सेशंस, आपसे तो 1-to-1 ही रिप्लाई होगा। मेरे तरफ से मैसेजेस भले जैसे भी जाए, लेकिन आपको 1-to-1 ही करना है। तो इसीलिए तो ये चीज़ बहुत स्पेशल भी है और बहुत टफ भी है हमारे लिए, कि आप समझदार अगर नहीं रहेंगे तो नुकसान भी होना है आपका। लोग काफ़ी सारे हैं, 1-to-1 रिप्लाई करना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इसलिए चीज़ों को समझिएगा। ग्रुप पे जैसे ही आप ऐड होते हैं वैसे ही ना सारे मैसेजेस पिछले पढ़ लीजिएगा। ओके? ग्रुप में जाते ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको दिख रहा है कि सारे लोगों ने आउटलायर डीपी लगाई हुई है तो वो लगा लीजिएगा। उसमें कुछ मेंटर्स भी हैं जिन्होंने आउटलायर डीपी नहीं लगाया हुआ होगा, समझ रहे? बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए लगाना कंपलसरी होता है। उससे समझ में आता है कि आप ऑलरेडी हैं, और कभी कोई किसी ने अगर मज़े मस्ती में लगा भी लिया डीपी तो वो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ग्रुप में तो नहीं हो सकते आप। खैर, तो ये काम कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप थोड़ा 10 मिनट वेट कीजिएगा। देखिएगा अगर किसी को मैंने पर्सनल मैसेज किया कि पर्सनली आप आ करके एक बार सामने बैठिए 2 मिनट के लिए, तो वो कर लीजिएगा, मैसेजेस देख लीजिएगा। ठीक है? ये नहीं कि भूख लग गया और चले गए किचन में और फिर निकल ही नहीं रहे 2 घंटे तक। ओके, कमिंग बैक, यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट पूछा था बट प्रोडक्ट आपने नहीं बताया। फाइनली मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। आपको करना है कुछ, बोलना है यहाँ पे क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बोलना है, चलिए देख लीजिए फिर। इतनी आसानी से मार्क्स गंवाते हैं आप। ऊपर में 2 कार्बन है ना, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, तो जब CCl है
तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर पहले वाले कार्बन के साथ एलिमिनेशन हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी बन गया। ओके, लेकिन अब कोई दूसरा, ये तो वन इक्विवेलेंट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड था जिसने ये काम किया, सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बेसिकली मिक्सचर में कौन सा स्पेशीज आपको दिखाई दे रहा है? एक है अल्कोहल, एक है CCl माइनर अमाउंट में ये, फिर एक है सी डबल बॉन्ड सी, ये तो दिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, वही है, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन ही है, बट मैं बना नहीं रहा बार बार, समझ रहे हैं सारे लोग? ये बना Yes, करके sir. मैं क्या ही करने वाला, मुझे तो हाँ, एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट जो जहाँ पर पाई बॉन्ड है उस पर डिस्कशन करना है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं मैंने इसका रिएक्शन भी करवाना है, मैं करवा ही रहा हूँ, आप बताओ। क्वेश्चन ऐसे लिखा था, मैं तो रिएक्शन करवाऊंगा, तो ठीक है करवाओ। तुम इससे क्या करवा लोगे? हार्डली हाइड्रेशन। ये कैटलिस्ट तो बेसिकली अल्काइन के लिए होता है, लेकिन अगर इस कैटलिस्ट की बात हम नहीं भी करें तो ये हाइड्रेशन तो कर देगा ये। तो जो होने वाला है वो क्या हार्डली होने वाला है? अल्कोहल बनेगा, यही हो सकता ना, नया अल्कोहल बन सकता है, और क्या ही हो जाएगा। तो कुछ अमाउंट में ये स्पेशीज बनेगा। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है अल्कीन का, बट अगर कुछ बनेगा तो वो हाइड्रेशन से ही बनेगा, और बाद में तुम डाइल्यूट NaOH डाल करके इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। बताओ क्यों? क्योंकि ये तो एलिफैटिक अल्कोहल है। सॉल्ट के रूप में दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिड होता तो हम सॉल्ट के रूप में दिखाते, करेक्ट? तो आपके मिक्सचर में एक नया स्पेशीज, आप अगर इस थर्ड स्टेप को करोगे तो एक नया स्पेशीज जो कि दिख सकता है वो ये वाला अल्कोहल है। बस खत्म कहानी। आप अगर NaOH डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, जबरदस्ती का आप OH को O- के रूप में दिखा रहे हैं, जिसको आप नहीं भी दिखाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड नहीं है, एक नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल है, जिसको कि हम O- के फॉर्म में दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन एसिड होता तो सॉल्ट के रूप में दिखाते हैं। समझ गए ना? तो चलिए बाय बाय, टाटा करते हैं। आई होप दैट आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं और अच्छा लगा होगा आपको। आप पर्सनल मैसेजेस को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और ये काम मत कीजिएगा। प्राइवेसी सेटिंग अपनी वैसे की वैसे रखिए, सो दैट के सिलेक्ट होने के बावजूद भी आप ग्रुप में ऐड ना हो। इंट्रो मत भेजिए सो दैट कि आपका सिलेक्शन ही ना हो। जेईमेन वाला स्क्रीनशॉट मत भेजिए सो दैट कि आपका सिलेक्शन ही ना हो। ठीक है ओके सर। सर इंट्रो शुड बी वॉइस रिकॉर्डेड ओनली। देखो क्या डाउट आया इंट्रो पर? सर वॉइस रिकॉर्डेड ही होना चाहिए या फेस के साथ भी चाहिए? वॉइस रिकॉर्डिंग, फेस रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं 1-to-1 आपसे गूगल मीट कर लूँगा, फेस टू फेस अगर करना है तो। ओके भैया। ठीक है। ओके सर। पता है आपको ये बताना आप हो कहाँ से, आपका एग्जैक्ट नाम क्या है? वैसे तो दिख जाएगा स्क्रीनशॉट जेईमेन में, लेकिन वॉइस मैसेज में आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, कोचिंग के बारे में अपना बता देना। इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है इससे, क्योंकि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, लेकिन इससे समझ में आता है। जैसे किसी बच्चे ने बताया ना कि मेरे कोचिंग में जो है चीज़ें ऐसे गड़बड़ा गई ऐसे तो पता चले कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, लेकिन उससे विक्टिमाइज नहीं करना है। ठीक है, चलो बाय। सर एक डाउट था सर, छोटा सा। पूछिए ना फास्ट। सर वो इस वाले क्वेश्चन में सर मैंने वो अल्कोहल लास्ट वाले कार्बन में डाल दिया था, तो वो गलत हाइड्रेशन है ना, तो रीजन है। हाइड्रेशन तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, मार्कोनी को ओ तो टर्शरी है इसलिए सर। हाँ आप लेकर के जाओ उस पर, बिल्कुल। आप ये वाला बनाना चाह रहे हो ना, देखो लास्ट बोलोगे तो ये हो जाएगा, इससे हाँ, अच्छा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं उस पर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वो तो ज़बरदस्ती की बात है ना। मैंने क्या पॉइंट रखा, किसी बंदे ने बोला कि नहीं मेरे को ये स्टेप कराना है, तो ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन ही नहीं होता ना इसके अल्कीन के। स्टैंडर्ड रिएक्शन का क्या मतलब होता है भाई, कि सेट है कि हम इसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ ही नहीं करते उसको, तो स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या है? ज़बरदस्ती की बात पॉइंट है वो। तो उसमें क्या ही हो जाएगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होगा तो तुम उसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा लेना। और तुमने सही पॉइंट ध्यान दिलाया है कि 3 डिग्री बनने वाला है, तो 3 डिग्री की तरफ चला जाएगा, 1 से 2, 2 से 3। सही 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 है। ठीक है, तो अगर मेजर माइनर यहाँ पर इस स्टेप, अगर तुमको मेजर माइनर इस स्टेप में करना है तो तुम कर सकते हो, उठा लो इसको। यस सर, थैंक यू सर।
ठीक है, चले, बाय। बाय सर। ओके, सर थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू सर।